मैं हूं ज़रगुन शाह, जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद से। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ। रवां साल 22 मई की सुबह तहसील रावलपिंडी के एक गांव कलरी में एक नौजवान यानी 22 साल नौजवान को बेदर्दी से कत्ल किया गया। इस नौजवान का नाम एहसानुल्लाह था और उसके वालिद का नाम मोहम्मद शफीक। उस नौजवान को एहसानुल्लाह को मुबैना तौर पर एक अफ़गान मुहाजिर लड़के ने, जिसका नाम हज़रत ख़ान था और उसका वालिद का नाम ज़रबत ख़ान था, उसने कत्ल किया। इन दोनों की कोई आपस में मुबैना तौर पर 1-2 महीने पहले कोई तल्ख़ कलामी हुई। उसके बाद हज़रत ख़ान एहसानुल्लाह के रास्ते में घात लगाकर बैठा और मौका पाने पर उसे बेदर्दी से कत्ल करके फिर उसकी लाश एक पानी का छोटा सा तालाब है उसमें दबा के उसके ऊपर बारी बारी पत्थर रख दिए। हम अपने प्रोग्राम में आपको जहाँ पे इन दोनों बच्चों की लड़ाई हुई उस जगह पे भी लेके जाएंगे, जिस गड्ढे में उसको दबाया गया वहाँ भी आपको लेके जाएंगे और उसके वालिद से भी और अहले इलाके से भी हम बात करेंगे। रावलपिंडी की तहसील कलरी के इस गांव का ये वो इलाका है जहां पे 22 साल नौजवान एहसानुल्लाह 22 मई की सुबह अपनी बकरियां चराने के बाद अपने घर वापस जा रहा था और तकरीबन जो हमें बताया गया है वापसी का उसका टाइम तकरीबन 9 बजे का था। और ये इस पैसेज से, इस रास्ते से जो कि उसका रोज़ाना का मामूल का रास्ता है, उसी से अपने घर जा रहा था अपनी बकरियों भेड़ों वगैरह को लेकर। और इस रास्ते में हमें जो बताया गया है कि उसका जो मुबैना कातिल है हज़रत ख़ान, वो वहाँ कहीं छुप कर बैठा हुआ था और वो रोज़ाना इसकी आमद और रफ्त को देखता रहा है। उसके बाद उसने अपने लिए एक स्ट्रेटिजिक जगह चुनी है और वहाँ वो छुप के बैठा हुआ था। और जब ये बच्चा एहसानुल्लाह इस रास्ते से गुज़रा तो यहाँ उसने उस पर वार किया और उसके पास मुबैना तौर पर एक डंडा था जो उसने उस नौजवान बच्चे के सर में मारा। तो यहाँ पे उन दोनों की लड़ाई या झगड़ा या मुठभेड़ जो है वो इस इलाके में हुई, इस पैसेज पे हुई। और ये ज़मीनें भी एहसानुल्लाह की अपनी हैं क्योंकि ये एक ही बरादरी के लोग हैं जिनकी अपनी ये ज़मीनें हैं जहाँ पे ज़्यादातर बकरियाँ, भेड़ें, गाय, भैंसें वगैरह वो चराते हैं। तो उसकी लड़ाई हज़रत ख़ान से, जो कि मुबैना तौर पर एक अफ़गान मुहाजिर है, यहाँ पे हुई और यहीं पे वो मौके पे वो बच्चा जो है वो उससे जो है वो मार दिया गया। और उसके बाद उसकी लाश जो है वो हज़रत ख़ान ने कहीं यहाँ किसी एक गड्ढे में दबाई है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। आप हमारे साथ रहिए। रावलपिंडी के गांव कलरी के 70 साल मोहम्मद शफीक के जवान साला बेटे एहसानुल्लाह को मुबैना तौर पर कत्ल करने के बाद उसका जो मुबैना कातिल है हज़रत ख़ान वल्द ज़रबत ख़ान, वो उस बॉडी को यहाँ इस ट्रेन से, इन झाड़ियों, इन घाटियों और इन पत्थरों और गढ़ों से उसको लेकर आया। लेकिन बज़ाहिर ये मुमकिन नज़र नहीं आता कि बॉडी को अकेला कोई आदमी इतनी मुश्किल जगह से लेकर आए। ये 2-3 बंदों का काम हो सकता है। बहरहाल मुबैना तौर पर हज़रत ख़ान एहसानुल्लाह की बॉडी को वहाँ से लेकर आया है और उसके बाद उसने उस बॉडी को पानी के इस पूल में दबाया है। ये पूल आप देख सकते हैं, ये तकरीबन अगर ये बाबा जी की सोटी अगर मैं इसमें पानी में डालूं तो ये तकरीबन 3 या 4 फुट जो है ये नीचे जाएगी। ये देख सकते हैं आप कि कितना इस सोटी का हिस्सा जो है वो पानी में चला गया है। तो उसकी बॉडी को यहाँ दबाने के बाद उसका सर यहाँ था, उसके ऊपर ये पत्थर रखे हुए थे और उस बॉडी की लेंथ तकरीबन यहाँ तक थी। और हमें जो बताया गया है कि ये पत्थर जो है ये भी उसकी बॉडी के ऊपर था और ये एक बड़ा सारा पत्थर है, ये भी उसकी बॉडी के ऊपर था। तो एहसानुल्लाह की बॉडी को पानी के इस पूल में दबाने के बाद उसने उसके ऊपर बारी बारी पत्थर रख दिए ताकि वो नज़र ना आए। आप देख सकते हैं कि इसके इस तरफ भी एक बड़ा सारा पूल है जो कि नेचुरल एक तालाब है, शायद बारिश के पानी से ये यहाँ पे बनता है। तो ये सारी जगह जो है वो एहसानुल्लाह की अपनी या उसकी बरादरी के लोगों की है और वो अपनी ही जगह पे अपनी बकरियाँ और भेड़ें चला रहा था। और मुबैना तौर पर उस अफ़गान के साथ उसकी तल्ख़ कलामी या झगड़ा हुआ जिसके बाद एहसानुल्लाह को बेदर्दी से कत्ल करने के बाद वो इस रास्ते से लेकर यहाँ आया और यहाँ उसे दफन किया।
22 मई को कत्ल होने वाले 64 साला एहसानुल्लाह की कब्र उसके गांव में, उसके गांव का जो आबाई कब्रिस्तान है उसमें बनाई गई है। ये आप देख सकते हैं कि ये एहसानुल्लाह की कब्र है जो अभी कच्ची है, और ये सारा कब्रिस्तान उनका आबाई कब्रिस्तान है जो कि कलरी गांव में वाक़ है। मेरे बच्चे का केस अगर हुकूमत ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, चीफ साहब, सदर साहब और वज़ीर आज़म साहब, इन्होंने अगर मेरी बात नहीं सुनी तो मैं केस नहीं लड़ूंगा। मैं दांतों में उंगलियां दबा कर चुप हो जाऊंगा। मैं बोलूँगा कि मैं किस पाकिस्तान में रहता हूँ, किस पाकिस्तान में रहता हूँ, किस पाकिस्तान के लोग, वो हुक्मरान कहाँ हैं जो गरीब लोगों ने उस आदमी की बेल नहीं दी है। वो इन वकीलों ने पैसा खाया और सिपरों से बेल लगवाई है, सिपरों से वो यानी ज़मानत ली है उसे। पाकिस्तानी मुसलमान किसी गरीब आदमी ने उसकी ज़मानत नहीं दी है। रवां साल 22 मई की सुबह कत्ल होने वाले जवान साल यानी 22 साला एहसानुल्लाह के वालिद से हम मज़ीद मालूमात करेंगे। शफीक साहब ये बताएं कि 22 मई को आपका जवान साल बेटा इस गांव में कत्ल हुआ जी, और मुबैना तौर पर एक अफ़गानी ने उसे कत्ल किया। उसके बाद वो अभी तक उसे रिहा भी कर दिया गया और उसका कोई पता नहीं है। दो कातिल लिए मैंने जी, तो ये क्या वाक़या था, ज़रा वाक़े की तफसीलात बताएं। वाक़या मेरी समझ में तो कुछ नहीं था। बच्चे जंगलों में रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा उनका हुआ है, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मुझे मालूम हुआ कि उसने बोला था कि मैं एहसानुल्लाह तुमको कत्ल करूँगा, तो उसने कत्ल करके दिखाया। ये झगड़ा, ये तलख कलामी कितना अर्सा पहले हुई थी? ये कुछ महीना सवा महीना पहले उनकी तलख कलामी हुई थी। उसने उसको धमकी दी थी? हाँ, उसने उसको धमकी दी थी कि मैं तुमको जान से मारूँगा। अच्छा। उसने जान से मार के दिखाया, वो हमारे घर आके दिखाया। वो 3 किलोमीटर है, मोड़ा यारू गांव है, उस गांव में रहता था। वो अभी इधर आया, हमारे बच्चे को मारने के लिए हमारे जंगल में आया। आपकी ज़मीनों पे आया? हमारी ज़मीनों में आया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसने इधर कत्ल किया। बच्चा आपका बकरियां चरा रहा था? बकरियां चरा रहा था, तो उसने कत्ल करके, तो एक पानी का गड्ढा है जिसकी चौड़ाई लंबाई जो है 3 फुट है, 3 फुट गहराई है। उसकी टांगें तोड़ी, उसको कुछ भी किया, क्लोज करके उस पानी के गड्ढे में डाला। 2-2 मन के पत्थर रखे, जाके मौका देखो, 2-2 मन के पत्थर रखे और उसको ऐसा सील किया कि जैसा हम कब्र में बंदा रखते हैं और सील करते हैं। ऊपर पत्थर रखे? हाँ, पत्थर रख के ऐसा सील कर दिया ताकि उसका कोई पता ना चले। अच्छा। उसके पास जो डंडा था, जो अशिया थी, वो उसको इधर उधर घासों में दबाया, जो पानी में डालने वाली चीज़ें थी उसको पानी में डाल दिया। बस उस अगवानी ने ऐसा कत्ल, उसके साथ एक वो अगवानी नहीं हुआ, ये ख्याल की बात है कि एक आदमी नहीं हुआ, उसके साथ और भी आदमी हुए। उसने सफास्ती से मिटाने के लिए ऐसा काम किया है। आप देखें कि इसका पता ही न चले। उसके जूते पानी में गिरा दिए, गहरे पानी में, और उसकी अशिया जो है इधर उधर घास में खड्डों में दबा दी। उसका मोबाइल वगैरह? हाँ, उसके पास 15 फुट लंबा डंडा था, उसको 3 जगह से तोड़ा, उधर घास में दबा दिया। 5 दिन बच्चे के पास, आपके बच्चे के पास? मेरे बच्चे के पास। तो उस 5 दिन मेरी कौम सारी, मेरा सारा गांव, मेरे 2 गांव बरादर हैं, सब ने तलाश किया, बच्चा हमको नहीं मिला। लेकिन जब 25 तारीख 23 तारीख का वाक़या है, 23 तारीख शाम को हमने वो बंदे पकड़ाए। 22 तारीख को बच्चा मेरा कत्ल हुआ। 22 को बच्चा कत्ल हुआ और 23 को आपने बंदे पकड़वा दिए? जी, 23 तारीख को हमने बंदे पकड़वा दिए। उसने इतराफ़ जुर्म किया है? उसने इतराफ़ जुर्म किया है और तफ्तीशियों को बताया है। तफ्तीशियों ने हमको नहीं बताया। नहीं, उसने ये बताया कि लाश कहाँ है, उसकी निशानदेही पे लाश बरामद हुई? उसकी निशानदेही पर बरामद हुई, लेकिन तफ्तीशियों ने ये जुल्म किया है, मेरे साथ जुल्म किया है, पाकिस्तानी कौम गरीबों के साथ जुल्म किया है। तफ्तीशियों ने जुल्म किया है, थाने रवात वालों ने जुल्म किया है कि उसके नाम पर नहीं लिखी। वो अपनी पुलिस यानी मालिकों के साथ मिलकर पुलिस ने लाश बरामद की है। ये जुल्म की बात है। ये बात उन्होंने जुल्म गालिब की। पुलिस ने ये कहा है, या पुलिस का बयान या मौक़िफ़ ये है कि आपकी निशानदेही पे, हमारी निशानदेही, हमारा नाम उस पर लिखा हुआ है, हालांकि लाश उस कातिल की निशानदेही पर उन्होंने बरामद की है। क्या पता है, हमारे गांव के आदमी उधर तलाश करते हैं, उधर ज़मीनों के मालिक हैं,
उसको पता नहीं है कि ये इधर बंदा दबाया है या कुछ है, कत्ल का कोई पता नहीं है। तो उसको कैसे पता चला, पुलिस वाले को कैसे पता चला कि इधर आ गया? उसको उसने बताया, ये उस यानी मुबैना कातिल अफगानी जो था उसने बताया, उसने बताया था, उसने बताया। वो इधर आया, उसको रात को लेके आए, उसने सारा कुछ बताया। वो सब कुछ पुलिस वालों ने खुद निकाला है। उनसे पूछो क्यों ऐसा जुल्म किया है, लाश उसके ऊपर नहीं डाली है। क्या मैं अब अभी और क्या बयान करूं, इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है, मुझे बताओ ना। फिर उसको गिरफ्तार किया? फिर उसको गिरफ्तार किया। 2 बंदे मैंने मुजरम दिए, 2। एक को थाने से फर्क कर दिया, दूसरे को बेल होगी दूसरे की। वो दोनों बाहर है, मेरा बेटा कब्र में है। मैं डीपीओ से सर दरख्वास्त लेके गया हूँ, डीपीओ में मेरी दरख्वास्त गई, फिर मेरी दरख्वास्त गई सीपीओ दफ्तर, मैडम ज़नैरा के पास, उसके पास चली गई, फिर मैडम दानिया के पास, फिर एसएसपी कचहरी है, उस एसएसपी ने मेरी अच्छी मदद की है, अच्छी मदद की है। मैंने उसको बोला कि इसके सिफारशी भी बहुत है, इसके पास पैसा भी बहुत है, और ज़रा ख्याल करो हमारा। उसने बोला जो सिफारशी उसका आएगा तुम्हारे सामने मेरे पास, उसको मैं टुकड़े करूँगा इधर। वो उसने सिफारिश नहीं मानी। फिर 2 महीने हो गए, मैडम दानिया के पास बैरूनी थाने में दरख्वास्त चली गई, तो अभी तक कुछ पता नहीं है कि वो दरख्वास्त कहाँ गई है। मैं क्या केस करूं, केस में क्या करूं, हक करूं? और मैं उसने जज ने, ज़ाकत अली जज है, सदाकत अली, उसने ये नहीं देखा कि ये पहली तारीख है, मुजरम भी गैर मुल्की है, मैं पहली तारीख पर इसकी बेल क्यों लेता हूँ, ये नहीं देखा है। और उससे पूछा भी नहीं, तफ्तीशी उधर खड़ा है, तफ्तीशी से भी नहीं पूछा है कि तेरी तफ्तीश में क्या आया है, बंदे कातिल है, कातिल भी सामने खड़ा है, उससे भी नहीं पूछा है। उसने बोला पटिशनर डंडा। यार तू खुदाई दावा करने लगा है? ए जज ज़ाकत अली, सुन लो मेरी बात, तू आज कल खुदाई दावा करेगा, मुझे मालूम है तू खुदाई दावा करने वाला है। 1 तारीख में कातिल की जमानत, 1 तारीख में चरसी की जमानत नहीं होती है। तो अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है इसमें? अभी तक कोई बस जो कुछ हुआ मैंने आपको बताया, इससे आगे मेरा कोई कदम ही नहीं है, गुंजाइश भी नहीं है आपकी इसको तो क्या करूं मैं, क्या करूं बताओ? मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनाई नहीं है। मैं किसी भी दफ्तर में गया हूँ, किसी भी आदमी के पास गया हूँ, कोई सुनता नहीं है, पुलिस वाले नहीं सुनते। इस केस का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो बज़ाहिर ये नज़र आता है कि उस बच्चे की लाश जो मुबैना तौर पर अफ़गानी महाजिर जो उसका कातिल था, उसका नाम हज़रत ख़ान था और उसके वालिद का नाम ज़रबत ख़ान है, उसकी निशानदेही पे वो लाश बरामद की गई। और लेकिन एफआईआर में निशानदेही के हवाले से उसका कोई ज़िक्र नहीं, बल्कि इनका ये कहना है, शफीक साहब का जो कि एहसानुल्लाह के वालिद हैं, इनका ये कहना है कि उसमें भी ये कहा गया कि वालिद की निशानदेही पे लाश जो है वो बरामद की गई। और उसके अलावा आज 5 महीने हो गए, वालिद का ये कहना है कि कोई पेशरफ्त नहीं है, कोई पता ही नहीं है केस गया किधर। तहसील और ज़िला रावलपिंडी के गांव कलरी में अफ़गान मुबैना कातिल हज़रत ख़ान ने एहसानुल्लाह को, जो कि मोहम्मद शफ़ीक का जवान साला 22 साला बेटा था, उसको बेदर्दी से कत्ल किया। 23 मई को इन लोगों की रिपोर्ट पे हज़रत ख़ान को गिरफ़्तार किया गया और 5 दिन के बाद इनके मुताबिक हज़रत ख़ान ने उसकी निशानदेही पे उसने ये बताया कि उस एहसानुल्लाह की लाश कहाँ है। तो पुलिस की मौजूदगी में इसी इलाके में एहसानुल्लाह की लाश जो है वो रिकवर की गई। उस लाश के हवाले से जो 5 लोग हैं, या 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, उनका ये बयान अल्फ़ी भी मौजूद है जो कि इस चीज़ के गवाह हैं कि ये जो लाश की बरामदगी हुई थी, वो एहसानुल्लाह की लाश की जो बरामदगी हुई थी वो हज़रत ख़ान वल्द ज़रबत ख़ान के कहने पर उसकी निशानदेही पे एहसानुल्लाह की लाश जो है वो बरामद हुई। इस वक्त गांव के अहले इलाका मौजूद हैं, हम कुछ उनसे भी बात करेंगे। जी आप ये बताएं कि ये क्या वाक़या हुआ और आपने क्या देखा, क्या सुना उस दिन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 22 मई का वाक़या है। तो जो कुछ भी हुआ है
वो पहले भी बयान हो चुका है, लेकिन हमें दुख इस चीज़ का है कि एक तो हमारा बच्चा चला गया है, दूसरा हमारा पुलिस ने कुछ सही साथ नहीं दिया है। हमारे साथ इतना जुर्म किया है कि क्या बताऊँ। अभी 5 महीने हो गए हैं, अभी तक चालान नहीं पेश हुआ है। हम गरीब चालान नहीं पेश हुआ अभी जी, हम गरीब लोग हैं, किधर जाएं। हमने डीपीओ को भी कहा है, डीपीओ रावलपिंडी। उसके बाद हमारे इलाके के जो MNAs हैं, राजा कमर सलाम साहब, उनके पास भी गए हैं, चौधरी नईम एजाज साहब के पास गए हैं, लेकिन हमको हर तरफ से बिल्कुल कोई मदद नहीं मिली है, कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। तो वो गरीब का बच्चा है, गरीब उसका वालिद है, वो हमारे साथ है, तो वो बहुत मजबूर है। अभी हम किधर जाएं? हुकूमत से अपील करते हैं, अदालतों से करते हैं कि यार हमारे जो है बच्चा, उसका इंसाफ हमें चाहिए। वो अगवानी है, और अगवानी तो आए दिन कोई ना कोई बर्बाद करते हैं। आप ये बताएं कि इस इलाके में वैसे जो अफ़गान मुहाजिरीन या पनाह गुज़ीन हैं, वो कितने कब से रह रहे हैं और वो किस तरह के लोग हैं? बहुत ज़्यादा हैं जी, अफ़गानी तो बहुत ज़्यादा हैं। यानी इस कलरी के इलाके में? जी, कलरी और बसाली के इलाके में बहुत ज़्यादा है। हमारे अपने इलाके के लोगों ने उनको जगह दी हुई है और उसमें वो बैठे हुए हैं, बस कच्ची जो बड़ी बनाई है। कुछ लोग ने अपनी ज़मीनें ले ली हैं अफ़गानियों ने इधर ही हमारे इलाके में। तो कुछ लोग जो हैं बस हमारे इलाके के लोगों ने, बसाली हो गई है, कलरी हो, मोड़ा कोठियाँ हो गया, इन लोगों ने ज़मीनें दी हुई हैं, उधर वो बैठे हुए हैं कच्ची मकान बना कर ना। एहसानुल्लाह मर्डर केस की FIR थाना रवात में दर्ज की गई, जो कि बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, जो कि रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट और तहसील का एक मुज़ाफ़ाती थाना है। यहाँ रब्ता करने पर हमें ये बताया गया कि जो मुबैना कातिल है हज़रत ख़ान, उसे गिरफ़्तार किया गया और उससे आले कत्ल की बरामदगी भी की गई, लेकिन उसे बेल जो मिली वो हाई कोर्ट से मिली। प्रोग्राम एपस की बात आवाम के साथ, मैं हूं दानियाल सैयद। कराची में चंद दिन कबल ली मार्केट, बांटवा गली, ज़ैनब मार्केट के 7वीं मंजिल पर कायम फ्लैट से 4 ख़वातीन की गला कटी लाशें मिली। मेरे बिल्कुल अकब में वही फ्लैट है जिसकी 7वीं मंजिल पर ये दिलखराश लर्ज़खेज़ कत्ल की वारदात रूनुमा हुई थी। पुलिस हुकाम जब मौके पर पहुँचे, रेस्क्यूदारे यहाँ पर पहुँचे, तो कमसन बच्ची समेत दीगर 3 ख़वातीन थीं जिनके गले कटे थे। उन लाशों को ज़ब्ते की कार्रवाई के बाद सिविल अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ पे उनका पोस्टमार्टम भी किया गया। इब्तिदाई तफ्तीश में पुलिस को कुछ ऐसे शवाहिद सामने आए जिसमें अहले खाना के ही मुलव्वस होने के कुछ शकूक व शुबात पुलिस को पैदा हुए, जिसके बाद घर के सरबराह मोहम्मद फ़ारूक से पूछगछ के लिए उनको हिरासत में लिया गया और मोहम्मद फ़ारूक के 2 बेटे बिलाल और अली को हिरासत में लिया गया और उनसे तफ्तीश की गई। ताहम तफ्तीश मुख्तलिफ ज़ावियों से जारी है, जिसमें मुल्ज़िम बिलाल ने इस बात का एतराफ़ किया है कि उसने ही अपनी फैमिली यानी कि माँ, अपनी तलाक़ याफ्ता बहन और भांजी और भाभी को कत्ल किया। फ़्लैट में चलते हैं और फ्लैट वालों से बात करने की कोशिश करते हैं कि इस वाक़े के बाद फ़्लैट वालों के जहनों में क्या खौफ जो है वो पाया जाता है। घर अगरचे खाली हो चुका है, पुलिस हुकाम का कहना है कि घर जो मुतासर घर था वो खाली करा लिया गया है शवाहिद इकट्ठे करने के बाद, लेकिन इस वक्त बिल्डिंग की क्या सूरत हाल है, लोग क्या सोचते हैं, लोगों से बात करते हैं। ये वही घर है जिसमें अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। पुलिस ने यहाँ पर तमाम तर शवाहिद इकट्ठे करने के बाद इस घर को, जो घर के सरबराह थे मोहम्मद फ़ारूक, उनके हवाले किया, लेकिन मोहम्मद फ़ारूक ताला लगाकर अब यहाँ से जा चुके हैं। अहले इलाका से अपार्टमेंट में रहने वाले जो लोग थे उनसे हमने गुफ्तगू की और बताया कि लोगों में अब भी चंद दिन गुजर जाने के बावजूद भी खौफ पाया जाता है। बिल्कुल इस मुतासरा फ़्लैट के सामने जो रिहाइश पजीर शख्स हैं उनसे जानते हैं कि इस फैमिली के बारे में बताएं, कि बिलाल के बारे में भी जानते हैं कि बिलाल क्या काम करता था। और बिलाल, ये बताइएगा, बिलाल के बारे में पुलिस हुकाम या दीगर लोग ये कह रहे हैं कि उसका शायद ज़हनी तवाज़ुन बरकरार नहीं था। क्या कहना चाहेंगे आप? कितने बरस से यहाँ पे रह रहे हैं, कितने बरस से आप पड़ोसी हैं? मैं तकरीबन पिछले 8 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। 2016 में हम शिफ्ट हुए थे, तो उसी दौरान इन्होंने भी वो ये घर ख़रीदा था और उस हमसे कोई 1-2 महीने पहले ये शिफ्ट हुए थे। तो बिलाल के बारे में ये कि बिलाल तो बहुत अच्छा बच्चा था, कोई इस तरह का मतलब मैनर वाला बच्चा, हमारे सामने अदब और लिहाज ये चीज़ें तो थी उसमें। अब नहीं मालूम, इस रात हो सकता है कि वो किसी
नशे में आकर उसने किया, यानी क्योंकि नशा तो ये करता नहीं था, वैसे नॉर्मली मैंने कभी खुद उसको नशे में नहीं देखा। हाँ, अलबत्ता इनके घर की अंदरूनी प्रॉब्लम्स की वजह से कोई उसको ज़्यादा नफ्सियात के तौर पर वो काबू अपने नफ्सियात पे नहीं रख सका और उसने किया है ये, तो ये नहीं मालूम। बहरहाल इनके आपस में थोड़ी बहुत घरों में जो मामले रहते हैं एक दूसरे के साथ, वो चलते रहे। फिर असल जो इशू है मेरे ख्याल से अच्छा ये बताइएगा, जो लड़ाई झगड़ा आप कह रहे हैं कि चलते रहता था, कभी ऐसा हुआ कि नौबत यहाँ तक पहुँची हो कि आप भी इनके घर में दाखिल हुए हों सुलह सफाई कराने के लिए, मामला ठंडा करने के लिए कभी आप घर में दाखिल हुए हो? नहीं, कभी मैं घर पे होता हूँ और कभी ऐसा शोर हुआ हो तो मैं गया हूँ, 2-3-4 दफ़ा मैं गया हूँ और इनके आपस में सुलह भी कराई है और मामले को ठंडा भी किया है। और उनके वालिद साहब बड़े ठंडे मिजाज, यानी फ़ारूक भाई, वो मामले को ख़ुद ठंडा भी कर देते अक्सर औक़ात। तो ऐसा होता था, कभी कभी मैं जाता था और इनके मामलात के अंदर इनको आपस में सुलह वगैरह करवा लेता था और इनकी आपस की लड़ाई को समझा बुझा के इनको ख़त्म करा देता था। तो बिलाल के बारे में बताइएगा, कितने अरसे से पहले वो यहीं पे रहता था, फिर उसकी तलाक हुई, तो कितने अरसे से वो यहाँ पे नहीं था, कुछ अंदाज़ा आपको? मेरा अंदाज़ा तो यही है कि तकरीबन कोई 2 महीनों से ये अभी नहीं आ रहा था घर की तरफ। और इसकी वालदा ने कुछ अरसे पहले, यानी 8-10 दिन पहले की बात है, उन्होंने बताया कि बिलाल आ नहीं रहा है। फिर बिलाल का बताया कि वो आ गया है, 4-5 दिन पहले की बात होगी। वो बड़ी खुश थी, उसने तो बड़ा उनका जो है ना उसके लिए बड़ा घर पे इंतज़ाम किया कि सब घर वाले बड़े खुश थे इनके कि वो आया वापस। अब नहीं मालूम था वो किस सोच के साथ वापस आया और क्या था उसके जहन में, क्योंकि मैंने ख़ुद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है पुलिस की, तो उसमें उन्होंने कहा कि 4-5 दिन से ये जो है इस तरह का मंसूबा बना रहा था, लेकिन वो मंसूबे में ज़ाहिर है कोई ना कोई किसी न किसी वजह से वो नहीं कामयाब हो रहा था। तो अब बहरहाल उनके दिल में क्या था, लेकिन उनके घर वाले तो उसको खुले दिल से उन्होंने एक्सेप्ट किया इसको। और ये 2 हफ्ते पहले जो है शायद उम्रे से भी होकर आया था, तो दिल शायद हम तो ये सोचे इसका दिल नरम हो गया है और ये इस वजह से वापस घर की तरफ लौटा है। अब वो जो पहली शादी हुई थी उसके बाद से ये ज़ाहिर डिस्टर्ब तो था। हाँ जी बिल्कुल, शादी इसकी पहले हुई थी, फिर तलाक हो गई और सुना है कि बच्ची भी थी बिलाल की, तो वो यहीं सामने रहती थी या अपनी वालदा के साथ रहती थी? नहीं, ये तो सब यहीं एक साथ इकट्ठे रहते थे। फिर ये जो तलाक हो गई तो बच्ची लेकर चले गए और फिर उसके बाद जो है वो काफ़ी टाइम बीच में गुजर गया, 5-6 महीने गुजर गए। बच्ची के लिए सब परेशान थे, बल्कि हम भी उस बच्ची को बहुत प्यार करते थे, हमारे पास भी आती थी। बहरहाल वो मामले के बाद फिर ये ज़ाहिर है कोई हो सकता है नफसियाती तौर पर इसको कोई प्रॉब्लम हुई हो, और हो सकता है ये जो अभी इनको जो दूसरी शादी की के ऊपर जो बात हो रही है, जो मैंने सुनी है, देखें मैं कंफर्म नहीं बता सकता कि वहाँ से उन्होंने ये कहा कि आप कोई दूसरा घर ले लें, या फिर ये जो आपकी माँ बहन यहाँ है तो इस घर में तो अपनी बेटी नहीं दे सकते, ये सुनने में आया, कंफर्म मुझे नहीं है। तो उस वजह से ये उसके जहन में आया हो कि मैं कोई घर तो ख़रीद नहीं सकता, क्योंकि इतने ज़्यादा तो उसके वसाइल थे नहीं, और उसने ये सोचा हो कि चलें घर को मैं अपने तौर पर जो है खाली करा के मैं इसमें बैठ जाऊँ, शादी कर लूँ, और ये इसके जहन में हो, इस वजह से उन्होंने ये सब कुछ किया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि बिलाल आया, उसने अपनी माँ, भांजी, बहन, भाभी को कत्ल किया, रात गए इसने तमाम तर वाक़या किया, किसी किस्म की कोई मोहल्ले वालों को कोई आवाज़ आई, कोई शक हुआ, कुछ इस किस्म की कोई एक्टिविटी महसूस हुई? इशू ये है कि ये असल में रात भर, ये ज़्यादातर रात भर जागते रहते थे 2-3-4 बजे तक। तो हम क्या करते थे, हमारी तरफ से जो भी दरवाजे थे ना, हम अक्सर सारी खिड़कियाँ दरवाजे बंद करते थे ताकि इनकी जो चढ़ने की, घर पे आने जाने की, ये शोर हमारे बच्चों को डिस्टर्ब ना करेंगे। सुबह हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं और सवेरे सो जाते हैं और सवेरे जागते हैं, तो हम तो ये करते थे कि अमूमन हम अपने सारी दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर देते थे। और वैसे जब शोर उनका ज़्यादा होता था तो फिर हम ज़ाहिर है मैं ख़ुद अगर घर पे हूँ तो मैं जाके इनके सुलहनामा कर लेता था, लेकिन इस रात हमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आई, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं। ये बताएं, क्योंकि बिल्कुल आपका घर और घर आमने सामने है, इस दिलखराश वाक़े के बाद, लर्ज़खेज़ कत्ल जो हुए 4 अफराद की, उसके बाद बच्चों क्या कोई सवाल किया बच्चों ने कि क्या हुआ क्या? देखिए बात ये ज़ाहिर है इतना बड़ा वाक़या है जिसको शायद हम भी कभी बड़े भी ना भूल सकें कभी ज़िंदगी में, क्योंकि हमने कभी इतना बड़ा वाक़या ख़ुद होते हुए नहीं देखा। और मैं तो सबसे यानी कि फ़ारूक भाई जब आए उन्होंने मुझे दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ लगाई और मैं भागते हुए गया और मैंने ख़ुद देखी तमाम लाशें, तो मैं तो बहुत घबरा गया और मैं फ़ौरन फिर हम ऊपर ये जो सीढ़ियाँ लगी हुई है इस पर हम ऊपर छत पे चढ़े, हमने देखा कोई छुपा हुआ तो नहीं है, और फिर हम दूसरी सीढ़ियों से चढ़े, फिर हमने बराबर वाले छत को देखा कि यहाँ कोई करने के बाद कोई चुप तो नहीं गया है।
तो खैर हमें तो कोई नज़र नहीं आया। फिर मैंने फ़ारूक भाई से भी पूछा, फ़ारूक भाई ये क्या है, किसने किया, ये कौन है? तो उन्होंने बताया हमारी तो कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। बहरहाल इतना बड़ा वाक़या है कि वो ज़ाहिर है नफ्सियात पर तो उसका असर है, बच्चों के ऊपर तो भी है, वो हमारे बड़ों के ऊपर है, हम नहीं भूल सकते। जी बिल्कुल, ये अहले इलाका बिल्कुल मुतासरा फ्लैट के सामने जिनका घर है उनका मौक़िफ़, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। मज़ीद इस अपार्टमेंट में रहने वाले जो लोग हैं उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस अफसोसनाक वाक़े के बाद उनकी नफ्सियात पर और उनके अहले खाना के जहनों पर क्या सवालात हैं जो बढ़ रहे हैं, और मज़ीद पुलिस हुकाम से ही बात करते हैं और उनका मौक़िफ़ जानते हैं कि इस वाक़े की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची। कुछ और अहले इलाका भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप ये बताइएगा, अभी आपके घर में बच्चे सवाल कर रहे हैं कि क्या हुआ था 7वें फ्लोर के ऊपर, क्या खौफ की आलम है? हाँ, थोड़ा बहुत खौफ तो होता है ना, ये तो होगा, बाकी अब क्या कर सकते हैं, जो अल्लाह की तरफ से था, यानी कि जो हादसा होना था वो हुआ है, अल्लाह बस खैर करे। आप बताइएगा, कभी आपने लड़ाई झगड़ा इनकी फैमिली में? नहीं, क्योंकि मैं तो दूसरे फ्लोर पे रहता हूँ, मुझे आए हुए तकरीबन 1 साल हुआ है, इतना नहीं है। वो तकरीबन 2 साल हो गए। उनका ये पता नहीं कि कब से रह रहे, ये लोग ने मैगज़ीन वगैरह भी बनाया है लोग। ठीक है, वैसे ये बताइएगा, लड़ाई झगड़ा इनकी फैमिली में रहता था क्या? मैंने 2 बार सुना है कि इनके यहाँ पर झगड़ा हुआ है। एक बार तो ये हमारे सामने हुआ था, ये भागे थे, शोर हुआ, फिर इसके बाद पता नहीं होता रहे, इसके बाद हम लोग। अच्छा, बिलाल के बारे में बताइएगा, बिलाल की हरकत कैसी थी? उसका आज तक देखा नहीं है कि यहाँ पर कोई झगड़ा किया या ऐसे मस्ती मजाक जैसे गली के अंदर में आना जाना होता था, तो ये समझ लो कि झगड़ा तो कभी इसका मैंने नहीं देखा। ये है कि घर की फैमिली, आपको पता है, घर में तो होता ही रहता है ऊँच नीचे, शोर शराब। घर में बताएगा, क्योंकि ये पूरा एक अपार्टमेंट है 7 मंजिला, यहाँ बच्चों के जहन पे क्या असरात हैं? बच्चे खौफ में मुब्तला हैं? सारा गेट बंद होते हैं, पानी के लिए बेचारा लाला जाता है तो उनको भी कोई जवाब नहीं, बिल्कुल जैसे कि नहीं सन्नाटे होते हैं ऐसे पड़ा होता है। हम लोग का खुद का घर बंद होता है, दरवाज़ा तक भी बंद करते हैं, हमारी बच्चियाँ डर रही है, आना जाना ये खून देखती है, बोलते खौफ लगता है। बाकी अल्लाह ताला खैर करेगा, ये लोग क्या मसला क्या नहीं। अहले इलाके की आपने गुफ्तगू सुनी, जिसमें उनका कहना था कि वाक़े के चंद दिन गुजर जाने के बावजूद यहाँ पर रहने वाले जो अफराद हैं, ख़ुसूसी तौर पर बच्चे और बुज़ुर्ग ख़वातीन, उनकी नफ्सियात के ऊपर गहरा असर पड़ा है और इस वक्त भी इस मुकम्मल इमारत फ्लैट में खौफ व हिरास पाया जाता है। कत्ल की असल वजूहात क्या बनी, पुलिस की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची, मुलज़िम ने एतराफ़े जुर्म करने के बाद मज़ीद पुलिस को क्या बताया, इन तमाम तर पहलुओं पर, इन तमाम तर सवालात के ऊपर पुलिस हुकाम से बात करने के लिए चलते हैं और उनसे जानते हैं कि असल वजूहात, असल सबब इस कत्ल की क्या बनी। आज बिल्कुल आरिफ अजीज़ SSP सिटी के साथ हम मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं कि किस तरीके से इस कत्ल की वारदात में जो मरकज़ी मुलज़िम था उसको गिरफ़्तार किया, कौन कौन से वो शवाहिद थे जिसकी बुनियाद के ऊपर जब पुलिस को शक हुआ तो उसे हिरासत में लिया, उसे इंटेरोगेट किया गया। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या जाए वक़्त पर पहुँच कर ऐसे क्या शवाहिद पुलिस को मिले थे जिसके बाद ये तफ्तीश आगे बढ़ी और पुलिस का शक यकीन में बदला? देखिए, ये एक बड़ा हौलनाक एक इंसिडेंट हुआ हमारे बगदादी के इलाके में। उधर जब ये हमें इतला मिली कि एक ही घर की 4 ख़वातीन हैं जिनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, तो उसमें सबसे पहला आपका जो शक जाता है ना, वो इस तरह से जाता है कि कोई घर का कोई शख्स इन्वॉल्व होगा, बाहर से कोई आके कोई किसी को मार रहा है, कोई दुश्मनी हो। या तो जब आपके सामने ये सारी चीज़ें आ गई कि घर वालों ने ये बताया कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, अच्छा, फिर हमारा थोड़ा सा जब हम इन्वेस्टिगेट करते गए, चीज़ों को इंक्वायर करते गए, तो हमने उनसे पूछा कि आपके बच्चे कितने हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं। उन्होंने फिर एक जिक्र किया कि जी हमारा एक और बेटा है जो इसके अलावा है, तो हमने उसके बारे में पूछा। जब वो आया तो देर से आया, तो वो हमें पहले थोड़ा सा शक में डाल चुकी थी। सेकेंडली जब वो आया तो उसके फिंगर्स पे उसके कट्स के निशान थे। जब उसने दरियाफ्त किया कि ये आपको कैसे लगी चोट, उसने बताया कि शीशे पे हाथ लगा तो मुझे, तो हम थोड़ा सा वही हमें तो समझ आई कि यही हमारा प्राइम सस्पेक्ट हो सकता है। फिर इन्वेस्टिगेट करते गए, बातचीत करते गए, तो जब उसकी हैंडकफ जब हमने खोली है जब उसकी, तो उसके हाथों पे काफ़ी गहरे निशान थे। ये कैसे लगी, ये भी शीशे से लगी। फिर हमें
थोड़ा समझ आ गया था कि यही है। उसके बाद हमने ये जानने की कोशिश की कि ये क्या वजह है। उस पर हम इंक्वायरी करते रहे, इन्वेस्टिगेट करते रहे। फाइनली हमने उसको ओपन किया, सारी चीज़ों को उसने हमें बताया कि ये मर्डर मैंने ही किया है। और उसकी वजूहात जो उसने बताई, उसमें एक वजह जो थी वो एक तो वो ये थी कि जी मेरे घर वालों की जो बड़े ब्रॉड माइंडेड थे, बहुत रोशन ख्याल और बहुत ज़्यादा आज़ाद ख्याल, ये एक बहुत बड़ी वजह थी जिससे मैं नाराज़ था उनसे और लोग मुझे बातें करते, ताने देते। सेकंड ये है कि वो किसी जगह पे शादी करना चाहता था और उसके ऊपर ये प्रेशर ये था कि जब तक तुम्हारा अपना घर नहीं होगा उस वक्त तक हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे अपनी बेटी से। वो अपने घर पर गया, उसने अपनी वालदा को कहा कि ये घर जो है मेरे नाम पे कर दे, जिस पे वालदा ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया कि ये और बच्चों के भी नाम पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो उसके बाद आपको मिल सकता है, अकेले के आपको नहीं हम दे सकते। जिसमें इसने इन राइटिंग लिख के दिया कि मेरा आप लोगों से ताल्लुक़ वास्ता ख़त्म हो गया है, मैं आप लोगों से मिलना जुलना ख़त्म कर दूँगा, और इन राइटिंग उनको दे के गया। अब वो प्लान करता रहा, फिर वो बताता है कि मैंने ये 12 दिन पहले से प्लान शुरू किया। मैंने जाके निपेर के इलाके से छुरा ख़रीदा, उसको तेज़ करवाया और तेज़ करवा के बड़ा उसको शार्प करा के मैंने रख लिया, और मैं प्लानिंग करता रहा किस वक्त करूँ, कब मौका मिले। जिस रात इसने उनको मर्डर किया उससे 6 दिन पहले से उसने बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली में आना जाना शुरू कर दिया। तो उस 6 दिन से पहले उसका ताल्लुक़ अपनी फैमिली से ऐसा नहीं था? और मैंने जैसे आपको बताया कि ये नाराज़ था कि मेरे घर में नाम मेरे जो है वो कर दें घर को, तो जब उन्होंने मना किया तो इसने आना जाना भी छोड़ दिया, ताल्लुक़ वास्ता भी ख़त्म कर दिया। मर्डर वाली नाइट से उसने 6 दिन 5 दिन पहले उसने ज़्यादा अपना आना जाना रखा, मिलना जुलना रखा, और उस रात भी ये उसी प्लानिंग से ही गया था कि मैं आज जब लोग बाहर निकलेंगे तो मैं जो मौका मिलेगा उनको मैं कत्ल कर दूंगा। जिस तरह से उसका फादर उसकी बहन को छोड़ने के लिए गया, एक और भाई है वो बाहर निकला, तो ये फिर छुरा लेके अपने घर गया और उससे जाके उसने एक एक करके जो अपने अपने रूम में थे सारे के सारे, क्योंकि और मदर उसकी ड्राइंग रूम में थी, सफाई वगैरह कर रही थी, तो उसने 1 बाय 1 उसने जाके सबको मर्डर किया। और मर्डर करने के बाद फिर ये उसने अपने भाई की टी-शर्ट चेंज की और ये निकल के चला गया। और जब ये आया तो दूसरी शर्ट में था और फुल स्लीव शर्ट थी वो। खैर फिर उसने हमें बाद में जो उसका जो छुरा था जो जिससे उसने कत्ल किया था वो हमसे नेटी जेटी से रिकवर करवाया। उसके ग्लव्स थे, उसके जो ड्रेस थे वो रिकवर हुए, पूरा खून आलूद था वो, और शूज़ उसके उस पर ब्लड लगा हुआ था, वो तमाम चीज़ें उसने रिकवर करवाई। आरिफ भाई ये बताएगा कि जिस तरीके से वो कह रहा था कि उसकी फैमिली ब्रॉड माइंडेड है, टिकटॉक्स बनाती है फैमिली, तो पुलिस ने इस बात को भी वेरीफाई किया, और साथ ही साथ ये बताएगा कि मुलजिम गिरफ़्तार हुआ, जो आलाए कत्ल था वो बरामद हुआ। रीज़न क्या वो कह रहा है कि फैमिली नाराज़ थी, जायदाद का मामला था, फैमिली ब्रॉड माइंडेड थी। पुलिस आखिर किस पॉइंट के ऊपर पहुंची है कि असल वजूहात कत्ल की क्या हो सकती है? देखिए वजूहात होती हैं, कोई चीज़ें होंगी जो पहले से उसके दिमाग में चल रही होंगी। अगर वो ब्रॉड माइंडेड थे, वो मॉडर्न थे, वो उसको बुरा लगता था या जो भी था, मगर जो मुझे उससे ज़्यादा जो मुझे लगता है ना, वो ये लगता है कि इसके जहन में ये लालच थी कि मैं इन लोगों को मार दूंगा और अब शादी करके ला के मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ रहना शुरू कर दूंगा। वो जो मुझे ज़्यादा मोटिव नज़र आता वो नज़र आता। अब ये पुलिस ने उस मुलजिम को गिरफ़्तार किया, वो पुलिस कस्टडी में है अभी? जी वो पुलिस की कस्टडी में है, और पुलिस उसमें जो फर्दर उसमें जो प्रोग्रेस है वो जाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेशन के पास है। अब वो उसमें जो भी उसमें बेहतर समझेंगे, अगर किसी को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, किसी की इन्वॉल्वमेंट है, अगर वो उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें तो प्रोसीजर के तहत करेंगे। साहब ये मज़ीद बताइएगा कि अब तक इस कत्ल की वारदात में सिर्फ एक ही मुलजिम है जो सामने आया, और बिलाल का भी यही मौक़िफ़ है कि उसने खुद इन तमाम चारों अपने अजीज़ जो थे, घर के फ़र्द जो थे, उनको कत्ल किया। जब तक हमने उसको गिरफ़्तार किया, जब तक हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया, उस वक्त तक तो वो वही था। अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई नाम खुलता है तो वो जाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेशन के पास तो बिल्कुल ओपन डोर्स हैं, वो जिसको चाहेंगे वो उसको इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। बिल्कुल पुलिस का मौक़िफ़ आपने जाना, मुलज़िम को सस्पेक्ट समझ के उसके ऊपर जब तफ्तीश की गई मुख्तलिफ़ ज़ावियों से, उसके हाथ पे कट के भी निशानात मौजूद थे,
फिर जब उससे तफ्तीश की गई तो उसने एतराफ़ भी किया कि क्या वजूहात थी, घर वाले मॉडर्न थे, और इसके अलावा जो बिलाल मुलज़िम है उसकी शादी हुई थी, तलाक़ हुई। तलाक़ होने के बाद जब उसने दूसरी शादी का इरादा किया तो दूसरी जो उसकी बीवी जो होने वाली थी उसके अहले खाना ने मुतालबा किया कि जब तक तुम्हारा अपना कोई घर ठिकाना नहीं होता उस वक्त तक हम शादी नहीं कर सकते। और यही वजूहात पुलिस हुकाम के मुताबिक बनी कि उसने इस जायदाद पर कब्ज़ा जमाने के लिए अपनी माँ, अपनी बहन, कमचन भांजी और भाभी को छुरी के वार से कत्ल किया। गिरफ़्तार हो चुका है मुलज़िम, तफ्तीश भी उससे जारी है, पुलिस रिमांड पर भी है। मज़ीद इस हवाले से पुलिस हुकाम जो है वो तहकीकात कर रहे हैं। अच्छा, आप पहले तो ये बताओ कि ये वाक़या आपने क्यों किया, आपके जहन में क्या था ऐसा? तो सर मैं तंग आ गया था इन लोगों से, मैं बहुत तंग आ गया था। जब भी मैंने बस मेरा दिमाग में ऐसा आया और मैंने ये कर बैठा सर। और जो वक़ुआ पेश आया वो आपने किस तरह से तरीके वारदात क्या इस्तेमाल किया? सर मैंने चाकू से किया सर। तो आपने अपनी वालदा को भी इसमें कत्ल किया, तो उस वक्त वालदा ने आपसे कोई बातचीत वगैरह नहीं की कि बेटा नहीं करो, मैं आपकी माँ हूँ? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर क्या हुआ था? सर बस मेरी माँ ने मेरी तरफ देखा और सर मैंने चाकू मार दिया। और बहन को? बहन का भी ऐसा ही था सर, वो मेरे से बोल रही थी कि हाथ पे क्या हुआ, और सर मैंने उसको छुरी मार दी। और जो बहन की बेटी थी जो गिर गई थी उसका? सर उसको देख रही थी और सर मैंने उसको भी मार दिया। नहीं, वो जो छोटी बच्ची थी 3 माह वाली? सर उसको मैंने कुछ भी नहीं किया, वो भाभी की बेटी थी। अच्छा, तो क्या वजह थी कि जायदाद का? नहीं सर कुछ भी नहीं, मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ सुकून चाहता था कि मुझे कोई तंग करने वाला नहीं हो। तो आप ज़हनी तौर पे परेशान हैं? सर मैं बहुत परेशान था, बहुत परेशान था। मैंने ये बात अपनी बड़ी बहनों को भी बोली, मैं अपने वालिद साहब को भी बोलता रहा, पर सर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। क्या परेशान थे ज़हनी तौर पे? मतलब मुझे तंग करते थे इन्हीं के चक्करों में सर, लड़ाई झगड़ों के चक्करों में। पहले मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चले गई, मेरी बच्ची मुझे छोड़ के चले गई सर, उस वजह से मैं बड़ा परेशान हो गया था। तो वाइफ और बच्ची छोड़ने पे कोई वालदा को या किसी को? नहीं, किसी को भी कोई अफसोस नहीं हुआ। सब सोचते कि तेरे साथ ऐसा ही होना था कि तेरे साथ यही हुआ। नहीं, तो आपको इस पे कोई नदामत है कि आपने अपनी वालदा को, बहन को और इस तरह से कत्ल किया है, लड़जा खेज वारदात की, कोई इस पे अफसोस है आपको? सर मैं भी बस यही चाहता हूँ कि सर मुझे मौत चाहिए, मैं नहीं जीना चाहता, मैं नहीं हूँ हकदार, नहीं हूँ जीने का, मुझे मौत चाहिए। तो आपने फिर किया क्यों उस तरह का वाक़या? जब आप, मेरा दिमाग काम नहीं कर, मेरे से ये हो गया सर, मैं नहीं करना चाहता था ऐसा। आपने अपने वालिद से नहीं बताया था कि क्या है क्या नहीं, कभी बातचीत की? मैं बोलता था वालिद साहब को, अपनी बड़ी बहनों को बोलता था कि मेरे को तंग करते हैं, मुझे बोलो इनको, पर भाई कोई बात नहीं करता था सही से।